हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि मेरा पहला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर का वीडियो नंबर 1। अब इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 पे आते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ दूंगा। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ जिसमें आप देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 से लेकर 19 तक कुछ मटेरियल्स को सेलेक्ट करके रखा गया है ना। तो जो +1 है, जहाँ पे 1 है उसके ऊपर लिखा है पॉजिटिव एंड ऑफ द सीरीज़, जहाँ 19 लिखा है वहाँ लिखा है नेगेटिव एंड ऑफ सीरीज़। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इसको सेलेक्ट किया गया है। जैसे सपोज़ कीजिए आपने ग्लास और सिल्क को रब किया, तो ग्लास ऊपर आता है और सिल्क डाउन में आता है, इसीलिए सिल्क नेगेटिव हो जाएगा और ग्लास पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने सिल्क और हार्ड रबर को ले लिया तो रबर नेगेटिव हो जाएगा और सिल्क पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम चार्ज को डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज़। ओके, इस सीरीज़ की खास बात क्या है कि जो मटेरियल ऊपर आ रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो उस मटेरियल के नीचे आ रहा है, चाहे किसी भी पॉइंट पे आ रहा हो, वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज हमको ये समझ में आ गया कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि दो मटेरियल्स को रब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये सीरीज भी एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही बनाई गई है कि हम जब दो मटेरियल्स को रब करेंगे तो जैसे हमने इसको रब किया तो इस पे कौन सा चार्ज आने वाला है। सिल्क के साथ हमने ग्लास को किया क्योंकि ग्लास सिल्क के ऊपर आता है, इसलिए ग्लास कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। लेकिन प्लास्टिक को किया तो प्लास्टिक रीजन है, इट मींस ये कहां आ रही है, ये सिल्क के नीचे आ रही है, इट मींस प्लास्टिक नेगेटिवली चार्ज हो गई, इसलिए दोनों के बीच में अट्रैक्शन था। ये हमने अभी स्टडी भी कर लिया। इसके बाद हमको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेस पर ये पता चला कि ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट इज अवेलेबल इंडिपेंडेंटली। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास कुछ एलिमेंट्री छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं और ये छोटे पार्टिकल्स क्वार्क कहलाते हैं, जिनकी वैल्यू 1/2/3e एंड 1/3e होती है प्लस माइनस में। ठीक है, लेकिन ये पार्टिकल इंडिपेंडेंटली नहीं मिलते। आप देख रहे हैं कि इसमें जो चार्ज है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी कम है, लेकिन एक बात समझने वाली है यहां पर कि ये हमारे इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जो हमारा एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। तो जब ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, फ्रिक्शन में नहीं हो सकता। और इसी प्रिंसिपल को हमने नाम दिया था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, सो दैट वी कैन राइट द चार्ज ऑन एनी पार्टिकल Q इज इक्वल्स टू एनी। अब सोचने वाली बात कहां से स्टार्ट होती है कि भाई चार्ज को हम प्लस या माइनस में इंडिकेट करते हैं, तो प्लस या माइनस साइन केवल हमारा इस बात को इंडिकेट करता है कि पार्टिकल, जो बॉडी आपने चार्ज की, उस बॉडी के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, इट मींस उसके पास क्या ज्यादा आ गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो अपने आप को क्या शो करेगा, माइनस शो करेगा, नेगेटिव शो करेगा। और जिसके पास प्रोटॉन्स यानी कि जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, वो क्या शो करेगा, अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज शो करेगा। तो यहां से हमारी बात क्लियर हो गई थी कि ये हमारी वैल्यू इतनी आ रही है। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में और फ्रिक्शन में नहीं हो सकती। ये वैल्यू केवल और केवल किस में होगी, इंटीजर में होगी। ये 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 1092 हो सकती है, एनी बट नॉट इन डेसिमल, नॉट इन फ्रिक्शन, बट इट मींस नॉट 1/2, नॉट 0.6, नॉट एनी। एन की वैल्यू ये सब इस टाइप की नहीं हो सकती। एन की वैल्यू होगी तो केवल यही होगी। आफ्टर दिस माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या क्या चार्ज देने का हमारे पास केवल एक ही तरीका है, फ्रिक्शन। चार्ज को हम दो तरीके से दे सकते हैं। तो चार्जिंग के हमारे पास मेथड्स क्या क्या हैं, ये तो हमारा हो गया क्वांटाइजेशन। हम चार्जिंग के मेथड्स देख लेते हैं। चार्जिंग का मेथड नंबर 1 हमारा है कंडक्शन, और मेथड नंबर 2 इज इंडक्शन। और एक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कंडक्शन की।
कंडक्शन मींस जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कंडक्ट कराए। सपोज कीजिए कि आपके पास एक रॉड है और उस रॉड को आपने किसी भी तरीके से फ्रिक्शन करने के बाद बाय एनी हाउ एक चार्ज दे दिया है। इसके बाद आप क्या चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि इसके इंटरेक्शन में कोई दूसरी बॉडी या कोई दूसरी रॉड ले आए। सपोज कीजिए आपके पास एक ये बॉडी है जो कि आइसोलेटेड है, मैंने इसको आइसोलेट कर दिया है। इट इज नॉट आइसोलेशन, तो आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा, आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहा है कि आइसोलेट किया गया, बॉडी को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, इसको सराउंडिंग से दूर कर दिया। जब बॉडी सराउंडिंग से दूर हो गई तब अगर मैं इस रॉड को लाके इससे टच कराऊंगा, अब देखिए ये भी डिपेंड करता है, सपोज जो भी चार्ज आएगा वो भी डिपेंड करेगा। अगर मैं इस रॉड को लेके आया और इस रॉड को मैंने प्लस चार्ज दिया था, तो प्लस के पास एबिलिटी क्या है, वेकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्लस मींस जिसने पहले से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं उसके पास क्या है, वेकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भाई साहब क्या कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करेगा, कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स लेगा यहां से, क्योंकि ये इस पे टच में आया था, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का है। तो सोचने वाली बात यह कि क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो जहां से जिस एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर कैसा चार्ज आ गया, यहां पर भी एक अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको हम बता दें कि पॉजिटिव चार्ज का यहां पर आना भी डिपेंड करता है बॉडी के शेप साइज पर, बॉडी की नेचर पर। अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, सपोज ए एंड बी, दोनों को हम इंटरेक्शन लाइन का शेप साइज सब कुछ सेम है, तो अगर इस पर चार्ज Q था और इस पर चार्ज कितना है, 0 है, तो दोनों पर चार्ज का फ्लो इस टाइप से होगा कि दोनों पर चार्ज बराबर हो जाए। इट मींस Q + 0/2 और ये चार्ज हो जाएगा Q/2। लेकिन अगर बॉडी शेप और साइज सेम नहीं है तो चार्ज डिफरेंट रहेगा। ये डिपेंड करता है उसकी शेप और साइज से। हमने बॉडी को कैसा बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज बना दिया, किसके कंडक्शन से, यहां से चार्ज का कंडक्ट करा के। ये प्रोसेस क्या होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय कंडक्शन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यू कैन सी वेरी क्लियरली। लेट मी कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन वी ऑलरेडी डिस्कस कि भाई हमने बॉडी को रब किया, रब करने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से दोनों बॉडी चार्ज हो गई। और दोनों बॉडी, सपोज करते हैं कि मैंने अपने कपड़े पर इस प्लास्टिक की बॉडी को रब किया, तो ये बॉडी भी चार्ज हुई और ये बॉडी भी चार्ज हुई। अगर ये सिल्क टाइप का कपड़ा है, इट इज कॉटन नाउ, अगर लेट कर लेते हैं कि ये सिल्क टाइप का कपड़ा है और ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक कैसी हो जाएगी, प्लास्टिक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और सिल्क पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ सिल्क से इलेक्ट्रॉन निकल के प्लास्टिक के ऊपर चलेगा और दोनों के ही पास चार्ज आ गया। दिस इज फ्रिक्शन। नेक्स्ट थिंग इज इंडक्शन। इंडक्शन मींस, जैसे आप लोग एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं पढ़ने में बहुत बेकार बच्चा हूं, लेकिन एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। मैंने कभी उसे ऑब्जर्व किया और अचानक से मेरे मन में आया कि भाई यही क्यों इतने नंबर लाता है, क्या मैं नहीं ला सकता। उस बच्चे ने मुझसे नहीं कहा, उसने कोई मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको देख के, उसके इंटरेक्शन में आने से मेरे मन में एक बात आ गई कि मुझे भी पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। एंड मेरे अंदर जो प्रॉपर्टी इंड्यूस हुई है, दिस इज इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ, मेरे अंदर भी एक फोर्स डेवलप हो गया। किसके अट्रैक्शन के लिए, बुक्स के अट्रैक्शन के लिए। तो मैंने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली इंडक्शन। अब इस चार्ज को हम डेवलप कैसे करेंगे, चार्ज को लगाएंगे कैसे, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ में। दो तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर कूलम्ब्स लॉ हमको समझना है कि इंडक्शन के थ्रू हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो हम किसी दूसरे के अंदर इंडक्शन कैसे लाएंगे, हमें ये देखना है। तो सपोज कर रहे थे कि हमारे पास एक बॉडी है जिसको मैंने कोई चार्ज दिया हुआ है। यू कैन सी दिस इज अ बॉडी एट विच आई हैव गिवन अ चार्ज। क्लियर, ये एक बॉडी है जिसको हमने चार्ज दिया हुआ है।
अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी को एक दूसरी बॉडी के इंटरेक्शन में ले जाना है। हमें याद रखना है कि हमें इस पे इंटरेक्शन में ले जाना है, हमें इसको टच नहीं कराना। पिछली बार हमने टच कराया था जिसकी वजह से कंडक्शन हुआ था, इस बार हमको टच नहीं कराना है, केवल और केवल उसको उसके इंटरेक्शन में ले जाना है। अब क्या होगा, जैसे ही ये प्लस चार्ज इसके इंटरेक्शन में आएगा, इसके अंदर कौन है, एटम भाई साहब। अब एटम के अंदर कौन रह रहा है भाई, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन्स रह रहे हैं, एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स रह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, बाहर हैं, तो अट्रैक्ट कौन होता है, पूरा गेम कौन करता है भाई, अभी तक हम यही पढ़ रहे थे, पूरा गेम कौन खेलता है, पूरा गेम खेलता है इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो हमारा एटम होगा उसका नेगेटिव पोर्शन इधर अट्रैक्ट होने लगेगा। जब नेगेटिव पोर्शन इधर अट्रैक्ट होने लगेगा तो पॉजिटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, मेरे घर तो बैठेगा नहीं ना, आपके घर आएगा। पॉजिटिव पोर्शन अपने आप को वहीं बैठे बैठे अपने आप को पॉजिटिव शो करने लगेगा, यानी ये वाला पोर्शन अपने आप को पॉजिटिव शो करेगा और ये वाला पोर्शन अपने आप को नेगेटिव शो करेगा, जिसकी वजह से ये मटेरियल पोलराइज्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पोलराइज्ड। ओके, अब बात ये है कि भाई ये तो डुअल चार्ज होके जैसे इसको उठाएंगे इसका पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा। तो इसके पास हमारे दो मेथड है, एक तो हम ऐसा कुछ करें कि प्लस चार्ज चला जाए, दो तरीके से आ सकता है। एक हम इसको अर्थ कर दें, सपोज करते हैं कि हमने इसको क्या किया, यहाँ पे अर्थ से कनेक्ट कर दिया। दिस इज द सिंबल ऑफ कनेक्शन ऑफ द अर्थ। अब अच्छा लगा दिस इज सिंबल ऑफ कनेक्शन टू द अर्थ। जैसे ऐसे कनेक्ट किया, प्लस चार्ज को अर्थ ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्चुअली प्लस चार्ज को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि प्लस मींस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दी, ये सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। चार्ज कहाँ गया, चला नहीं गया, ये सारा चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। और ये बॉडी कैसी होगी, जिसको यहाँ से याद करने के बाद ये बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गई। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक दूसरी बॉडी लाएं, उसको जैसे ही यहाँ टच कराएंगे, ये प्लस इसको प्लस को क्या करेगा, जो यहाँ प्लस चार्ज आ रहा था वो इसको कंडक्ट करा देगा और टच करा के इस बॉडी को हटा देगा। तो इस प्लस की वजह से यहाँ पे चार्ज, क्योंकि यहाँ वाले एटम सारे न्यूट्रलाइज हो गए, तो यहाँ चार्ज कितना आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया और इसको हमने अलग कर दिया। तो अब हमारे पास इसके इंटरेक्शन की वजह से जब इसको हटाएंगे तो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी और एक बॉडी जो इससे आप दूर कर दी थी वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। एंड वी गेट द चार्ज ऑन दीज ऑफ द बॉडीज ड्यू टू बॉडी ए ऑन बॉडी बी एंड बॉडी सी। बॉडी बी और बॉडी सी हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई। किसकी वजह से चार्ज हो गई, बॉडी ए की वजह से। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे चार्ज आ गया इसके ऊपर। किससे आया, दूसरे को देख के आया। देख के आया मतलब इंडक्शन से आया, सिंपल। अब तक हमने ये डिस्कशन कर लिया कि हमारे पास चार्ज है, चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज क्वांटाइज रहता है, चार्ज हम कर कह सकते हैं, किसी बॉडी को हम चार्ज ला कह सकते हैं। चार्ज लाने के लिए हमें या तो फ्रिक्शन चाहिए या इंडक्शन चाहिए या कंडक्शन चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन तो हो गया, चार्ज भी आ गया। अब ये बताइए कि अगर हमारे पास चार्ज आ गया तो चार्ज रहता कैसे। मैं एक छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं आगे अभी नेक्स्ट पॉइंट में ब्रॉड में समझाऊंगा, लेकिन छोटी सी बात समझते हैं। कहीं पर अगर मैंने एक कोई पॉइंट चार्ज रख दिया, मे बी इट इज पॉजिटिव और मे बी इट इज नेगेटिव, तो भाई ये क्या करेगा, अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड बनाएगा। ये फील्ड सर्कल नहीं होगा क्योंकि भैया ये क्या है, ये 2D डायग्राम है, तो 2D डायग्राम में मैं सर्कल बना सकता हूँ, स्फीयर नहीं बना सकता। भाई सपोज करो यहाँ एक चार्ज है, तो इधर भी इसका इफेक्ट होगा, इधर भी इसका इफेक्ट होगा, इधर भी इसका इफेक्ट होगा। अपने नियर अबाउट इसने क्या बना लिया, एक एरिया ऐसा डेवलप कर लिया, एक फील्ड ऐसा डेवलप कर लिया जिसमें दूसरा कोई चार्ज अगर मैं गलती से लेके आ जाऊं तो क्या लगेगा, या तो अट्रैक्शन होगा। भाई साहब अगर इसको जानने वाले हैं, अपोजिट वाले हैं, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, भैया मेरे पास आ जाओ, मेरी स्ट्रेंथ को और बढ़ाओ, क्योंकि इनको क्या है, अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट टू ईच अदर। और अगर सेम टाइप के आगे कि भाई यहाँ मैं रहता हूँ, तुमको रहने की जरूरत नहीं, उसको क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे। अब मेरी बात पे गौर देना, अगर मेरे जैसा ही कोई आ रहा है तो मैं उसे बाहर फेंक रहा हूँ, और दूसरा कोई आ रहा है तो मुझे अपने पास अट्रैक्ट कर रहा हूँ। फोर्स की डायरेक्शन अभी बात करते हैं। इट मींस फोर्स भाई फिजिकल क्वांटिटी है, और एक सी फिजिकल क्वांटिटी इसमें डायरेक्शन होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी है पहली बात। तो इसने अपने आसपास क्या डेवलप किया, एक फील्ड डेवलप किया। इसी को हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका फील्ड बोलते हैं, चार्ज का।
तो ये क्या है, इसके अराउंड अगर हमने कोई चार्ज रखा है और इसके अराउंड ये जो फील्ड बन रहा है, ये जो फील्ड बन रहा है, ये फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्योंकि फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, इसकी भी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंडिकेट करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने क्यों दिया ये मैं बताने जा रहा हूँ। अभी हम इसे यहाँ रिज्यूम करते हैं कि अपने अराउंड क्या डेवलप करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर क्या डेवलप कर रहा है, 3D डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या डेवलप कर रहा है, एक फील्ड डेवलप कर रहा है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसे अभी यहीं पॉज करते हैं। इसी चीज को अभी मैं जब फोर्स समझाऊंगा, जब मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझाऊंगा, जब मैं उसके कांस्टेंट की वैल्यू बताऊंगा, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटा कहाँ था, 3 डायमेंशन में था, स्फीयर में था, स्फीयर एक सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 4 पाई एंगल बनाता है। तब आप याद करेंगे हाँ सर ने ये वाली पॉइंट इसीलिए बताई थी बीच में थोड़ी सी, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। द मेन पॉइंट इज कूलम्ब्स लॉ दैट कैलकुलेट्स द force between two point charges. Do you know about the point charges? Means कूलम्ब लॉ की लिमिटेशन ये है, पहली लिमिटेशन ये चार्ज हमारे कैसे होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरी बात क्या डिस्टेंस बहुत होनी चाहिए, खूब सारी डिस्टेंस हो, दो चार्ज हमारे रखे हैं, हमने यहाँ पे रख दिया एक चार्ज Q1 और यहाँ पे रख दिया एक चार्ज Q2 और इन दोनों के बीच में हमें फोर्स निकालना है। हम फोर्स निकालने लगे भाई, अट्रैक्शन लग रहा है अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन लग रहा है रिपल्शन होगा, हमें तो फोर्स निकालना है। अब प्रॉब्लम हमारे आगे एक आ गई भैया कि ये क्या कहीं भी चार्ज रख देंगे लग जाएगा, नहीं लगेगा। तो कुछ किलोमीटर्स तक एंड मिनिमम लिमिटेशन हमारी है 10 पावर -15, क्योंकि वहां के बाद आपकी न्यूक्लियर रेंज स्टार्ट हो जाती है और वहां पर न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस अवेलेबल इन द वर्ल्ड। भाई हमारे यूनिवर्स में जो भी फोर्स अवेलेबल है वो 4 टाइप के, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग हमारे होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे स्ट्रॉन्ग था, ग्रेविटेशन फोर्स से हम बात कर रहे हैं। तो भैया एक सीधी सी बात है, हमारे पास क्या होना चाहिए, पहली बात 2 पॉइंट चार्ज होनी चाहिए, दूसरी बात की बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं हो, बहुत कम डिस्टेंस पे नहीं हो, यानी कि 10 पावर -15 से कम पे नहीं होने चाहिए। डिस्टेंस पे इनका इफेक्ट कम हो जाएगा बहुत ज्यादा पे, इसलिए मैंने ये लाइन जॉइनिंग नहीं है, एक लाइन शो करती है। सपोज करते हैं जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है वो R है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। मींस मैंने पॉइंट A पे चार्ज Q1 रखा है और पॉइंट B पे चार्ज Q2 रखा है। ड्यू टू दीज टू चार्जेस एंड दिस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, व्हाट इज द कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ सेज द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2, just similar to the gravitational force M1 into M2, and force is proportional to 1 upon R square. R is what? Separation between forces, sorry charges. Okay, in the combined form this will be F is proportional to Q1 Q2 upon R square. कभी कभी सोचते होगे यार ये proportional क्यों नहीं है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है, ये Q1 upon Q2 क्यों नहीं है? इसका आंसर दे देता हूँ। क्योंकि अगर हम फोर्स की बात करते हैं, अट्रैक्शन की बात करते हैं, रिपल्शन की बात करते हैं, सपोज करो मैं हूँ और एक बंदा और यहाँ बराबर है, हम दोनों के बीच में रिपल्शन है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मेरी पावर बढ़ेगी तब भी रिपल्शन ज़्यादा होगा, दोनों की पावर बढ़ेगी तब भी रिपल्शन ज़्यादा होगा, किसी एक की पावर बढ़ेगी तब भी रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो पावर बढ़ने पे अगर फोर्स बढ़े तो डायरेक्टली होना चाहिए प्रोपोर्शनल, इनवर्स नहीं हो सकता किसी कीमत पे, इसीलिए मल्टीप्लाई में और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे डिस्टेंस गैपिंग बढ़ेगी, बढ़ाई भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना, चीजें धीरे धीरे कम हो जाएंगी, चाहे वो अट्रैक्शन था चाहे रिपल्शन था, धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या है, बहुत तेजी से स्क्वायर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत तेजी से क्या बढ़ने पे कम हो गया। बस समझ में आ रही है। द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज अवेलेबल हियर टू स्टडी, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि भैया प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो विच कांस्टेंट इज दिस? हम यहाँ पर एक कांस्टेंट रखते हैं, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एक यहाँ से नई कहानी स्टार्ट हो जाती है। द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल k इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर
और वैक्यूम, एंड K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R फॉर मीडियम, और it is also written as 1/4 pi epsilon. This is, let me discuss. ये नई चीज आ गई यार एप्सिलॉन। आपने सेट थ्योरी में एक बिलोंग्स टू का साइन पढ़ा था, उसी में से नॉट लगा दीजिए एप्सिलॉन नॉट। इस साइन को हम एप्सिलॉन बोलते हैं। यहाँ पे नॉट लगा दिया एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के लगा दिया एप्सिलॉन के, यहाँ आर लगा दिया एप्सिलॉन आर, यहाँ कुछ नहीं लगाया, ये एब्सोल्यूट एप्सिलॉन ऑफ द पर्टिकुलर मीडियम एम लगा देंगे, उस पर्टिकुलर मीडियम की बात हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ये ऐसा ही क्यों आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता दूं होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे आया सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बस पहले मैंने वैल्यूज बता दी आपको क्या होती है क्या नहीं। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज एप्सिलॉन, व्हाट इज एप्सिलॉन आर। एक्चुअली दीज आर व्हाट, डिस्कस कर लेते हैं। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन परमिटिविटी। ये परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम है। जीरो मतलब कुछ नहीं है, एयर या वैक्यूम है, वेरी सिंपल। के ये भी परमिटिविटी है, इसे हम नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेशन से क्या मतलब है ये भी अभी डिस्कस करेंगे। रिलेटिव का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं ना? अरे अपने घर में देखा है ना? नहीं देखा? कोई ना कोई रिलेटिव तो होगा। रिलेटिव का काम क्या होता है? कंपैरिजन करना। क्या होता है? कंपैरिजन करना। तो जहां पर भी हमें रिलेटिव निकालना हो, जहां भी रिलेटिव निकालना हो भैया कंपैरिजन कर डालो। बहुत सिंपल सी कहानी है। जहां भी रिलेटिव निकालना हो क्या कर डालो? कंपैरिजन कर डालो। जैसे आपको एप्सिलॉन के की वैल्यू या एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालनी है तो आप कंपैरिजन कर दीजिए। किसका? मीडियम कंपैरिजन कर दीजिए। किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारा इनिशियली जो मिनिमम परमिटिविटी है वो एयर है। अब मैं आपको बताता हूं परमिटिविटी होती क्या है। जैसे आपने घर में आपके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है जो आपके मम्मी डैडी ने आपके ऊपर इनडायरेक्टली लगाया है। अगर मम्मी डैडी नहीं है तो कोई फोर्स आप रियलाइज ही नहीं करते हो। जिम्मेदारियों को तो कोई समझने की बहुत कमी कोशिश करते हैं, समझते हैं सो गुड बहुत अच्छे लोग हैं तो ये समझते हैं वो मम्मी डैडी के डर की वजह से काम करते हैं। डर इज अ फोर्स हियर। अब इस डर की वजह से क्या होता है कि हमें कहीं जाना है, कोई काम करना है तो कई बार परमिशंस लेनी होती है। मम्मी ने कहा बेटा यहाँ तो जाओ लेकिन ये मत करना, ये तो करो लेकिन ये मत करना। हर परमिशन के साथ एक बाउंडेशन लगी होती है। तो हमारे पास सपोज करो दो चार्जेस है, मैंने एक मार्कर और ले लिया, मेरे पास दो चार्जेस है, इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन। अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों के बीच में एक कोई मीडियम डेवलप कर देता हूं तो फोर्स कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। भाई अभी नॉर्मल था, एयर था, वैक्यूम था, एक पर्टिकुलर परमिशन इनको मिल गई थी। उस इनिशियल पर्टिकुलर परमिशन को हम एप्सिलॉन नॉट नाम देते हैं, इनिशियल पर्टिकुलर परमिशन। और अब आपको इंटरेस्टिंग बता दूं, हम जब भी किसी चीज की बात करेंगे तो परमिटिविटी हमेशा हमें ये बताती है कि हम मीडियम में कितना फील्ड डेवलप होने से रोक रहे हैं। सपोज करो कि मैंने 60% मैंने एक मीडियम इसके बीच में रख दिया। सपोज मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने ये चार्ज पार्टिकल था, एक ये चार्ज पार्टिकल था, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने ये दो चार्ज पार्टिकल उधर कर दिया। इन दोनों के बीच में फोर्स बढ़ेगा घटेगा? घट जाएगा। अगर इसकी परमिटिविटी 2 है तो फोर्स 2 टाइम्स कम हो गया। इसकी परमिटिविटी 1 है तो फोर्स 1 टाइम कम हो गया। तो कोई टेंशन नहीं, मतलब एक तो पर्टिकुलर परमिटिविटी है, इट मींस परमिटिविटी कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हमारी परमिटिविटी 50 है तो 50 टाइम्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। तो परमिटिविटी क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर मीडियम की जो हमें ये बताती है कि फोर्स इन दोनों के बीच में कैसे डिपेंड कर रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। इट मींस इट इज द परमिशन। और आप जानते हैं परमिशन के साथ कुछ बाउंडेशंस भी होती हैं। अगर मैं कहूं कि 50% अलाउ कर रहा है तो इसका मतलब 50% रोक रहा है। मैं कहूं 30% अलाउ कर रहा है तो इसका मतलब 70% रोक रहा है। जो ये 70% है, जो दूसरा वाला है अलाउ के बाद वाला, ये आपकी परमिटिविटी है। तो सपोज करते हैं कि इन दोनों के बीच में 6 ऐसा है पॉइंट जो क्या कह रहा है भैया अलाउ कर दो। तो जो 4 हुआ आउट ऑफ 10 वो क्या हो गया? वो इसकी परमिटिविटी हो गई। क्या हो गई? इसकी परमिटिविटी हो गई। तो एयर की परमिटिविटी फिक्स होती है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। और इसकी जो यूनिट बनेगी अभी मैं आपको बताता हूँ।
डोंट वरी, अभी क्योंकि आप कहेंगे इसकी यूनिट तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। अब कहेंगे सर 4 पाई कहां से आया? चलो ये तो मालूम पड़ गया कि भाई एप्सिलॉन नॉट के बढ़ने से के की वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से जब के की वैल्यू कम होगी तो फोर्स कम हो जाएगा। कुल मिला के कहानी आ रही, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट एक फिक्स वैल्यू है, इसके साथ में कोई और एक एक्स्ट्रा वैल्यू होनी चाहिए जिसके बढ़ने से। मैं क्या कह रहा हूं, देखो एप्सिलॉन इज अ फिक्स वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट ये हमें क्या मिल रही है 8.85 into 10 पावर -12 मिल रही है। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फोर्स 2 टाइम कम हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा फोर्स 3 टाइम कम हो जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे हम एज अ रेफरेंस लेके किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कैसे निकालते हैं, रिलेटिव की हेल्प से निकाल लेते हैं। और ये रिलेटिव क्या है, ये के की वैल्यू दे रहा है, के जितना बढ़ेगा उतना ही फोर्स कम हो जाएगा। अगर हमें के इंट्रोड्यूस कर दें, हम फोर्स लिखते हैं अब F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। किसके लिए, मीडियम के लिए। सर आपने ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों लिख दिया? क्योंकि ये आसान है भाई, ई नॉट की वैल्यू फिक्स हो गई। अब 3 टाइम 4 टाइम 10 टाइम 50 टाइम 80 टाइम 90 टाइम 91 टाइम आएगा तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, इससे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम 80 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो एक पॉइंट में वैल्यू आएगी। इसको लर्न करना इज नॉट इजी, इसलिए हमने एक वैल्यू लर्न कर ली, इसके बाद ये जो वैल्यू गिवन होगी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम रिलेटिव परमिटिविटी की कैलकुलेशन करते हैं कि भाई के की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, मीडियम और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो निकालेंगे और हमें मालूम पड़ जाएगा कितने टाइम्स मीडियम उसको और अपोज कर रहा है। हमने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस किया, जब कोई भी कैसा भी मीडियम इंट्रोड्यूस कर दो वो अपोज ही करेगा उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे वो रिपल्शन फोर्स हो। तो कुल मिला के को अपोज ही करना है, तो को यही आना है, अपॉन में ही आना है। ये वाली दोनों बात कहाँ आना है ये क्लियर हो गई। अब आता है 4 पाई कहाँ से आया। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, मेरे पास पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज पूरा एंगल कितना आता है 4 पाई में, अपना इफेक्ट कितने हिस्से में रखेगा 4 पाई में। और लेकिन हम तो एक ही एंगल में एक ही लाइन में देख रहे हैं, अगर ये चार्ज है तो इसका इफेक्ट हम केवल इसी लाइन में देख रहे हैं। तो अगर एक लाइन में देखना हो तो क्या हो जाएगा, 4 पाई का 1 पार्ट और 4 पाई का 1 पार्ट क्या होगा 1/4 पाई। तो ये हमारा 1/4 पाई भी आ गया कांस्टेंट, इसकी वजह से। बात क्लियर हुई। तो हमारा जो कांस्टेंट बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बना, और यहाँ पर हमें अब क्या रखना है, चार्ज की वैल्यू जैसे जिसकी वर्दी ये हो जाएगा भाई हमारा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारी जो वैल्यू हो गई ये फोर्स की वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई फोर्स की वैल्यू हो गई। अब कब हो गई, जब हमारा कोई मीडियम इन दोनों के बीच में रख दिया गया है, उस समय उस मीडियम की परमिटिविटी, जिसे आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, वो K है। और K की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, किसके लिए होती है, एयर के लिए। क्योंकि भाई हमें किसी का भी अगर रिलेटिव मोशन निकालना है, कहीं भी हम रिलेशन निकालते हैं, तो K की मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू है, जो यहाँ पर वैल्यू मिल रही है, क्या हो सकती है, क्योंकि ये तो बढ़ने काम करे ना, जैसा जैसा बढ़ता है वैसा ये वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अगर आप एयर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 होगी, तो इसलिए एयर के लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1। तो हम जब भी एयर के लिए बात करेंगे यहाँ 1 लगा देंगे, और किसी मीडियम की बात करेंगे तो जो मीडियम की परमिटिविटी होगी वो लगा देंगे। अगर सपोज करो किसी मीडियम की 2 है तो फोर्स 2 टाइम कम हो गया, 8 है तो फोर्स 8 टाइम कम हो गया, 1/8 आ जाएगा ना भाई। बिना इसके निकालो एप्सिलॉन नॉट, एक फोर्स आ गया एयर में, फिर आपने ये लगा दिया। अगर इसकी वैल्यू क्या 10 तो फोर्स 1/10 हो गया पहले वाले फोर्स का, हो गया नहीं हो गया। तो यहां से अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा, K इज इक्वल्स टू आ जाएगा F इन एयर टू द F इन मीडियम। बोले सर कैसे, देख लो कि भाई हमारा एयर में फोर्स आया था और मीडियम में फोर्स कम हो जा रहा है, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, एक रिलेटिव परमिटिविटी से हम K बोलते हैं, इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो कट रहा है उसे काट डालो, 1/K ऊपर जाएगा K, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होता है K के इक्वल होता है। ये हमने करके भी देख लिया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, या तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, या फिर हम इस एप्सिलॉन को मीडियम के लिए बोल देते हैं एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। या हम इसे ऐसे भी कह देते हैं कि भाई इसकी वैल्यू होती है हमारी F नॉट, नॉट इंडिकेट्स एयर और वैक्यूम अपॉन F मीडियम के रेशियो के बराबर होता है। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस पॉइंट
कि सबसे पहले हमने फोर्स निकाला, फोर्स की जो वैल्यू थी जिसके जिन जिन बातों पर डिपेंड किया था हमने लिख दिया। उससे हमने 3-4 पॉइंट आपको बताया, अभी इनकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स की यूनिट जनरली क्या होगी, न्यूटन होगी। तो यू कैन फाइंड दैट एंड यू कैन नोट दिस पॉइंट। क्या कर सकते हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ये होगी जब हमारा फोर्स विदाउट मीडियम होगा, ये होगा, और विद मीडियम होगा तो के लग जाएगा। तो विदाउट के लिखेंगे एयर या वैक्यूम इन बिटवीन द चार्जेस, और के लिखेंगे इट मींस सम मीडियम इज देयर इन बिटवीन द चार्जेस। इससे न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं ये भी हम इसी सेशन में सीखते हैं, नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, क्योंकि पहले अभी इसका हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है। वेक्टर फॉर्म क्यों लिखना है भाई, डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए, भाई फोर्स है तो हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। इसका हम वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। और ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। तो एक कूलम्ब को भी तो डिफाइन करना है इससे, तो कूलम्ब भी डिफाइन कर लेते हैं कि 1 कूलम्ब होता क्या है ना। 2-3 चीज बातें हैं जो हम अपने पास कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इन पॉइंट्स को अपने पास नोट कर सकते हैं। यू कैन टेक द स्नैप क्लिक स्क्रीनशॉट। नाउ आई एम नॉट हियर एंड लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। पहले बात करेंगे 9×10⁹ और यूनिट और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, और सबकी बात कर लेते हैं। कि इज अ कांस्टेंट वैल्यू तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि हमारे पास जब 2 पॉइंट चार्जेस थे तो उन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा था, व्हेन ओनली एयर और वैक्यूम इज देयर, F0, एंड दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. If this is not, this is medium. When medium is there, then we have to introduce the relative permittivity, or this is called the dielectric constant K. Clear? अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो इसकी वैल्यू पता चल गई थी कि भाई इसकी वैल्यू होती है, अगर हम K हटा देंगे तो 9×10⁹, नहीं तो K लगा रहेगा। तो 9×10⁹ अपॉन K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F। सेकेंड थिंग हम समझ सकते हैं कि अगर एयर या वैक्यूम है तो F इज इक्वल्स टू 9×10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। तो भाई 9×10⁹ जो वैल्यू है ये क्या इंडिकेट करती है कि भाई इसकी अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ तो क्या होगी। तो वही हमारा क्या था, स्मॉल k था ना। तो स्मॉल k की यूनिट क्या होगी, मैं अगर यहाँ से स्मॉल k की वैल्यू निकालना चाहूँ तो माय डियर क्या होगा, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। फोर्स न्यूटन, दिस इज मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ दिस इज, तो हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल्स टू 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। फर्स्ट थिंग। सेकंड, how can we calculate the value of epsilon naught? With the help of this we can calculate the value of epsilon naught, और ये क्या होगा, small k is equals to 1/4 pi epsilon naught which is equal to 9×10⁹ in which form, Newton meter square per coulomb square। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई 9×10⁹। अब कूलम्ब ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगी इसकी यूनिट, यूनिट बचेगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इससे इसका आंसर आ जाता है कि भाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 बाय कैलकुलेशन, on putting the value of pi and by division we get the value into 10⁻⁻12 coulomb square per newton into meter square। You can calculate this value, you can calculate this value, as well as now you have the unit of epsilon naught as well as the unit of k, you can calculate। अभी हमने डिस्कस किया था कि यूनिट तो निकालेंगे ही, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, यूनिट तो निकालेंगे ही, हम 1 कूलम्ब की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। तो भैया 1 कूलम्ब की डेफिनेशन कैसे निकलेगी, बहुत आसान काम है भाई। मैंने कहा कि अगर हमारे पास दो चार्ज नंबर 1 Q1, चार्ज नंबर 2 Q2, दोनों के बीच की सेपरेशन R है। अब हमने क्या कर दिया
कि सपोज कर लेते हैं ये भी भाई साहब 1 है और ये भी भाई साहब 1 है और इनके बीच की सेपरेशन भी 1 है, तो फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में? आप देखेंगे फोर्स हो जाएगा F = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, जबकि यहां पर मीडियम क्या है? एयर या वैक्यूम है। तो आंसर क्या आया दिस? यहां से डेफिनेशन क्या बनी? गॉसियन डेफिनेशन पे बहुत आसानी से बन जाएगी। कैसे? इफ द फोर्स in between two charges is 9 × 10⁻⁹ Newton, these are separated by 1 meter distance or unit distance, then these charges are said to be 1 coulomb. सिंपल सी बात है, अगर फोर्स ये है और डिस्टेंस 1 है तो चार्जेस 1 कूलम होंगे या नहीं होंगे? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। यू कैन आल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में आपको लिंक भी मिलेंगे, और मेरे जो वीडियोस हैं उसमें आप 10th क्लास का वीडियो भी पर संडे आपको मिलेगा ऑन माय चैनल। क्लास 10th के लिए हर संडे एक वीडियो मिलेगा, और 12th के लिए मैं कॉन्टिन्यूसली बना ही रहा हूँ, और 11th के लिए भी जल्दी वीडियो मिलेंगे। साथ में ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिस लिंक में नोट्स होंगे आप। तो डियर, नाउ द पॉइंट इज वेक्टर फॉर्म। ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो हम क्या करने जा रहे हैं? कूलम्ब लॉ को वेक्टर की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, हमारे पास क्या है? फोर्स है, तो फोर्स को वेक्टर के रूप में लिखना भी तो जरूरी है। तो देखो एक बात समझना, अगर मेरे पास कोई दो चार्ज हैं, आई थिंक आपको ये चार्जेस दिख रहे होंगे, ये दो चार्ज हैं, चार्ज Q1 चार्ज Q2। अब सीधी सी बात है, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन कब होगा ये बता देता हूं आपको। अगर दो चार्जेस का मल्टीप्लाई Q1 × Q2, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q2 ग्रेटर है 0 से, क्या है? 0 से बड़ा है, तो चाहे प्लस चार्जेस हो दोनों चाहे माइनस हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर मल्टीप्लाई दोनों सेम है तो उस समय फोर्स भाई दोनों प्लस दोनों माइनस कैसा होगा? रिपल्शन, यानी यहां पे होगा हमारा रिपल्शन। और अगर स्मॉलर देन 0 है तो अट्रैक्शन जो 1 + 1 - होगा, तो हमेशा वो 0 से छोटा आएगा। स्मॉलर देन 0 तो उसमें अट्रैक्शन होगा। अब सपोज करो मुझे किसी को अट्रैक्ट करना, रिपल करना, तो ऐसे फोर्स लाऊंगा बाहर की तरफ, तो मैं मान लेता हूं कि दोनों चार्ज हमारे रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, और यहां पर मेरी ये एक एक्सिस है, यहां से इसकी जो पोजीशन है, लेट दिस पोजीशन इज R1 पोजीशन वेक्टर, और इसकी जो यहां से पोजीशन है, लेट दिस इज R2, दिस इज पोजीशन वेक्टर। अगर मुझे पोजीशन R2 - R1 निकालना है तो R21 वेक्टर इधर होगा और R12 वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। ये क्या है? R21 वेक्टर की डायरेक्शन। इधर क्या है? R12 वेक्टर की डायरेक्शन। अब एक बात और यहां लिख लेते हैं, R12 क्या होगा? R12 हो जाएगा R1 - R2। अगर मैं इसका मॉड लूं तो मॉड क्या होगा? इसकी वैल्यू, या तो मैं R12 लिख दूं या जनरली इसे R लिख दूं, बात एक ही बनेगी। सिमिलरली अगर मैं R21 कैलकुलेट करना चाहूं तो R21 क्या हो जाएगा? R2 - R1, इसकी वैल्यू जनरली लिखेंगे तो R21 हो जाएगी, जिसे हम R भी कह सकते हैं, क्योंकि वही डिस्टेंस तो हमारी R है। R क्या है? सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, दिस इज तो R है, ये हमारी R है। बहुत सिंपल सी बात है। अब क्या करना है कि भाई मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स, ये कौन सा फोर्स है? बाहर की तरफ रिपल कर रहा है ना, ये भी बाहर की तरफ लगेगा, रिपल करेगा, तो ये हो जाएगा F12, यानी 12 का मतलब ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये क्या हो जाएगा? F21 ऑन 2 ड्यू टू 1, ऑन 2 ड्यू टू 1, और वेक्टर लगा देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, एक छोटा सा काम कर लेते हैं। मुझे फोर्स लिखना है, तो कोई भी वेक्टर लिखने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर ए और वेक्टर ए कैप। ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा, ये मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड आप लोगों ने बड़े अच्छे से किस टॉपिक में पढ़ लिया है? कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया F =
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख ले रहा हूं क्योंकि ये आगे इंटरप्ट करेगा, ये वैल्यू इंटरप्ट करने जा रही है, तो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं कि भाई हमारा f क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहां वेक्टर लगा दूंगा और जैसे ही यहां वेक्टर लगाऊंगा यहां r कैप होना चाहिए। अब प्रॉब्लम 1 से 2 पे है कि 2 से 1 पे है, चलो 1 से 2 पे निकाल लेते हैं, 1 से 2 पे निकाल लेते हैं, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये आ जाएगा 2-1 और ये भी हो जाएगा 2-1, क्योंकि F12 का फेवर कौन कर रहा है, R21, F12 फेवर कौन कर रहा है, R21, ये वैल्यू आ गई। अब यही आपकी वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ की। आप चाहें तो एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जैसे आपको F21 ही लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 1/4πε0, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 और यहां हो जाएगा R12 का क्यूब R21 का क्यूब R21 वेक्टर, क्योंकि R कैप इज इक्वल्स टू R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R। सिमिलरली अगर मुझे 1-2 की जगह 2-1 लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, बस 1-2 की प्लेस पे 2-1 लिख दूंगा, यहां 2-1 लिख दूंगा, यहां 2-1 हो जाएगा, यहां 2-1 हो, जहां 2-1 होगा 1-2 हो जाएगा, यहां 1-2 हो जाएगा, यहां 1-2 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड के लिए यहां अगर मैं 2-1 था, 1-2 तो यहां भी हमारा ये सॉरी पहले वाला तो 1-2 ही है ना, पहले वाला 1-2 है, दोनों की फॉर्म है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, यहां पे 2-1 कर देंगे, यहां भी 1-2 कर देंगे और यहां भी 1-2 कर देंगे, हमारी ये वैल्यू आ जाएंगी। इसी के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया कि भाई हम इस फॉर्म में कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन से, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, देन आगे वाले टॉपिक्स पे चलेंगे।